नमस्कार दोस्तों। हम लोग पढ़ रहे हैं ज्योमेट्री ज्यामिति। और ज्यामिति में हम लोगों ने लाइंस एंड एंगल्स, ट्रायंगल्स और क्वाड्रिलेटरल और उसके बाद पॉलीगन जो है पूरी तरीके से कंप्लीट कर लिया है। आज हम लोग का लास्ट टॉपिक बचा है ज्योमेट्री में सर्किल, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि अभी तक आपने ना स्ट्रेट लाइन के सारे फिगर्स पढ़े। अब जो है हम लोग कर्व और स्ट्रेट लाइन मिला के पढ़ेंगे, इसलिए इस टॉपिक पे आप फुल्ली फोकस्ड होके और हाईली कंसंट्रेशन के साथ इसको देखेंगे। तो शुरू करते हैं, है ना। तो सबसे पहले सर्किल होता क्या है, वृत्त होता क्या है। तो आप क्या करोगे, एक फिक्स्ड पॉइंट लोगे, एक निश्चित बिंदु लोगे और इस निश्चित बिंदु से आप निश्चित दूरी पे इसके चारों तरफ पॉइंट्स बनाओ। तो निश्चित दूरी पे अगर चारों तरफ पॉइंट्स बनाओगे तो ऐसे कुछ बनेंगे। ये है, ठीक है ना। मैंने कहा आप एक फिक्स्ड पॉइंट ले लोगे और फिक्स्ड दूरी पे ढेर सारे पॉइंट बना लो, है ना, ढेर सारे पॉइंट। इन पॉइंट्स के, इन बिंदुओं के कलेक्शन को ही आप क्या बोलते हो, सर्किल बोलते हो, है ना। इनको आप कलेक्ट कर लोगे, यही आपका सर्किल है। क्लियर है। तो जो इस फिक्स्ड पॉइंट से जो ये दूरी होती है आपकी, फिक्स्ड पॉइंट से जो दूरी होती है वो फिक्स्ड होनी चाहिए। ये सारी दूरी जो है आपकी फिक्स्ड होंगी और इसी को नाम दे दिया जाता है क्या, रेडियस, त्रिज्या। ठीक है ना। तो कहने का मतलब है कि ये आपका आर है तो ये भी आर है, ये भी आर है, ये भी आर है, सेम डिस्टेंस। ठीक है। तो इसी को आप क्या बोलोगे, रेडियस, रेडियस ऑफ सर्किल, वृत्त की त्रिज्या, वृत्त की त्रिज्या। क्लियर है। और जो अपना ये फिक्स्ड पॉइंट है ना, इसको नाम देते हैं क्या, सेंटर, सेंटर ऑफ सर्किल, केंद्र। क्लियर है। और जो ये आपने कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स लिया ना चारों तरफ, उसी को आप क्या बोलोगे, सरकमफेरेंस, फेरेंस, परिधि, परिधि। और परिधि की लेंथ कितनी आएगी, लेंथ का मतलब है कि आप मान लो यहां खड़े हो जाते हो और चलना स्टार्ट करो और ये पूरी दूरी आप मेजर कर लो। तो इसी को, यही फॉर्मूला आता है आपका 2πr हमेशा आएगा। त्रिज्या लोगे पाई और 2 से इंटू कर दोगे तो आपका सरकमफेरेंस आ जाएगा। इतनी बात पक्की है। तो ये आपका बेसिक कॉन्सेप्ट होता है सर्किल का। अब हम लोग देखेंगे कि स्ट्रेट लाइन और सर्किल में और डिफरेंट क्या सिचुएशन बनती हैं, डिफरेंट क्या सिचुएशन बनती हैं। तो देखते हैं, है ना, देखते हैं। तो देखते हैं, है ना। सबसे पहली सिचुएशन है कि मान लो मैं एक लाइन लेता हूं, ये आपकी लाइन है और ये आपका सर्किल, ये आपका सर्किल है। तो इसमें लाइन और सर्किल एक दूसरे को टच नहीं कर रहे हैं, इंटरसेक्ट नहीं कर रहे हैं। दूसरी सिचुएशन, ये आपने सर्किल लिया और ये आपने इसको बिल्कुल टच करती हुई, ठीक है, टच करते हुए लाइन ले लिया और एक क्या करेगा, हो सकता है काट दे। तो एक सर्किल आप और लोगे और एक लाइन ये इसको काटते हुए। ये 3 सिचुएशन हो सकती हैं, या तो लाइन सर्किल के बाहर होगा, या तो लाइन टच करती हुई जाएगी किसी एक पॉइंट पे, और या तो इसको काटती हुई जाएगी, है ना। तो देखो इस सिचुएशन में जब सर्किल और लाइन, रेखा के और वृत्त के बीच में कोई भी कॉमन पॉइंट नहीं होता है, कोई भी उभयनिष्ठ बिंदु नहीं होता है, तो उस लाइन को क्या बोलोगे आप, नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन, नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन और प्रतिच्छेदी रेखा। क्लियर है। अब दूसरी सिचुएशन, जब टच करते हुए जाएगी तो आप समझो ये पॉइंट, ये लाइन
इस सर्किल को किसी एक पॉइंट पे टच करते हुए जाएगी, स्पर्श करते हुए जाएगी, तो उसी को बोलते हो आप क्या, टेंजेंट, है ना, टेंजेंट। टेंजेंट का मतलब ही होता है टच, ठीक है ना। और इसको हिंदी में बोलोगे आप स्पर्श रेखा। स्पर्श करते हुए किसी एक बिंदु को स्पर्श करते हुए जो रेखा जाती है उसी को टेंजेंट बोलते हो, स्पर्श रेखा बोलते हो। क्लियर है इतना पॉइंट? ठीक है। और तीसरी सिचुएशन, जब ये लाइन, तो इसमें आप क्या बोलोगे, इसमें सर्किल और लाइन के बीच में एक कॉमन पॉइंट है ना, एक कॉमन पॉइंट जहां टच कर रही है। इस केस में कोई कॉमन पॉइंट नहीं था, कोई उभयनिष्ठ बिंदु नहीं था। इस केस में दो कॉमन पॉइंट होंगे। ये लाइन इस वृत्त को दो पॉइंट पे कट कर रही है। क्लियर है? तो दो कॉमन पॉइंट होंगे। अब तो इसी का नाम नाम पड़ जाता है इंटरसेक्टिंग लाइन। इंटरसेक्टिंग लाइन, प्रतिच्छेदी रेखा। क्लियर है? और इसी को बोलते हो आप क्या, सेकंड छेदक रेखा। ध्यान रहेगा? ठीक है। तो अब देखो क्या है, अब इस पे आ जाते हैं। ये टेंजेंट इस सर्किल को जिस पॉइंट पे टच कर रहा था, उस पॉइंट को, उस बिंदु को आप बोलते हो क्या, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। ठीक है ना, स्पर्श बिंदु। ठीक है। अब देखो इसके आगे बढ़ते हैं ना, इन दोनों फिगर को हटाते हैं। तो जब एक सर्किल को कोई लाइन दो पॉइंट पे कोई लाइन कट कर रही है, तो उसी को क्या बोलोगे आप, सेकंड छेदक रेखा। अब समझो कि अब ये सर्किल है, ठीक है ना, और ये छेदक रेखा है। तो मैं कह रहा हूं कि अब देखो, मैं इसको ये पार्ट मिटा देता हूं और ये पार्ट मिटा देता हूं। कहने का मतलब है कि इस छेदक रेखा का एक पार्ट लिया हमने, तो अगर किसी लाइन का पार्ट लेते हो तो उसको क्या बोलते हो, लाइन, सेगमेंट और रेखाखंड। तो रेखाखंड, अब देखो यही लाइन सेकंड है, और अब जब लाइन लोगे तो सेकंड रहेगा, और जब लाइन सेगमेंट लोगे तो इसी का नाम कॉर्ड हो जाता है, कॉर्ड, जीवा। क्लियर है ना? तो जीवा को कैसे डिफाइन करोगे, जीवा सर्किल के, वृत्त के किसी दो पॉइंट्स को मिलाता हुआ लाइन सेगमेंट है और रेखाखंड है ना। कॉर्ड सर्किल के किसी दो पॉइंट को मिलाता हुआ रेखाखंड है। क्लियर है इतनी बात? अब देखो, तो ये कॉर्ड है, अगर मैं आगे बढ़ूं, अगर ये कॉर्ड ले लूं तो थोड़ा इससे लंबा है, ये लेंथ लंबी है, और इधर जाऊं तो और लंबी लेंथ। तो अब देखो यहां कहीं सेंटर है, तो एक कॉर्ड ऐसा होगा, एक जीवा ऐसी होगी जो आपकी सेंटर से पास करेगी। पक्की बात है ना, सेंटर से पास करेगी, और यही सबसे बड़ी जीवा होगी इस पूरे सर्किल की। देखो आप इधर आओगे तो क्या होगा, इधर आओगे तो फिर से लाइन छोटी होती चली जाएगी। ये बात क्लियर है? तो वो कॉर्ड जो सेंटर से पास करेगा, वो जीवा जो केंद्र से वृत्त के पास करेगी, वो सॉरी तो वो जीवा जो सेंटर से पास करेगी वो सबसे बड़ी जीवा होगी, और उसी को आप क्या बोलते हो, डायामीटर व्यास। क्लियर है? तो व्यास क्या होता है, सर्किल का सबसे बड़ा कॉर्ड होता है। और देखो अब इस सेंटर से ये दूरी कितनी होगी, r, और इस सेंटर से ये दूरी भी r, तो इसलिए डायमीटर कितना, त्रिज्या का डबल होता है, 2r। ठीक है, इतनी बात क्लियर है? तो ये हो गया हमारा
डायमीटर, कॉर्ड, सेकेंड, इंटरसेक्टिंग लाइन, नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन क्या होती है, टेंजेंट क्या होता है, ये सारा जो बेसिक कॉन्सेप्ट था हमने सीख लिया। अब आगे बढ़ते हैं, है ना। अब दो पॉइंट समझते हैं। दो पॉइंट, एक होता है आपका सेक्टर, सेक्टर त्रिज्या खंड बोलते हैं इसको, त्रिज्या, त्रिज्या खंड। और एक होता है आपका सेगमेंट, सेगमेंट इसको बोलते हो आप वृत्तखंड, वृत्तखंड। तो ये क्या होते हैं, सेक्टर क्या होते हैं, सेगमेंट क्या होते हैं। तो देखो देखो ठीक है, ये दो सर्किल मैंने लिया। अब देखो क्या है, सेक्टर के हिंदी नाम से ही आपको क्लियर है, त्रिज्या बोल रहा है, त्रिज्या। तो देखो त्रिज्या से मतलब है कि ये अगर सेंटर है, ये अगर सेंटर है, ये त्रिज्या है, ये त्रिज्या है, ठीक है। तो इन दो त्रिज्याओं और इस आर्क के बीच में जो एरिया होता है उसी को आप क्या बोलते हो, सेक्टर। दो रेडियस और एक आर्क के बीच में जो एरिया होता है उसी को आप बोलोगे सेक्टर। और इस केस में तो देखो इस रेडियस, इन दोनों रेडियस के बीच में ये आर्क ले सकते हो या ये एक बड़ा वाला आर्क भी ले सकते हो, एक जो अनशेडेड रीजन है हमारा और ये शेडेड रीजन है। तो इसी को आप बोलोगे, जो छोटा वाला है माइनर आर्क, माइनर माइनर सेक्टर, ठीक है ना, माइनर सेक्टर, लघु, लघु और त्रिज्या खंड, त्रिज्या। क्लियर है। और जो अनशेडेड रीजन है, मतलब जो यहां से ये आर्क है, ये रेडियस है, ये रेडियस है, तो ये जो एरिया है उसी को आप बोलोगे मेजर सेक्टर, है ना। ये हो जाएगा आपका मेजर, मेजर सेक्टर। प्रमुख, प्रमुख त्रिज्या, त्रिज्या खंड। क्लियर है ये बात, ठीक है। अब आ जाते हैं सेगमेंट क्या होता है। तो देखो सेगमेंट में वृत्तखंड, वृत्तखंड। तो वृत्तखंड मतलब इस वृत्त को, देखो क्या होता है, इस वृत्त को दो खंड में आप विभाजित करो। दो खंड में विभाजित करने के लिए कुछ इस तरह से लोगे आप। खंड में देखो दो खंड में तो ये भी विभाजित हुआ है, लेकिन यहाँ रेडियस ले रहे हो आप, रेडियस और आर्क के बीच में। यहां जब वृत्तखंड बोलेगा ना तो आप कॉर्ड लोगे, जीवा लोगे, है ना, कॉर्ड और जीवा लोगे। तो इस कॉर्ड, इस कॉर्ड, इस जीवा और इस आर्क के बीच में, इस आर्क के बीच में जो एरिया होगा इसी को आप क्या बोलोगे, वृत्तखंड। और इस कॉर्ड के और इस आर्क के बीच में भी एरिया है, ये शेडेड, ये अनशेडेड। तो इसी को नाम देते हैं आप क्या, माइनर सेगमेंट, माइनर सेगमेंट। और इसको आप नाम दोगे मेजर, मेजर सेगमेंट। क्लियर है। लघु वृत्तखंड और लघु वृत्तखंड और प्रमुख वृत्तखंड, ठीक है ना। तो ये दो बेसिक याद रखेंगे। जब सेक्टर बोलेगा तो त्रिज्या खंड, रेडियस के बीच में, और जब सेगमेंट बोलेगा तो कॉर्ड और आर्क के बीच का जो एरिया होता है, ठीक है ना। और उसमें दो पार्ट हो जाते हैं, माइनर और मेजर, लघु और प्रमुख। क्लियर है। अब आगे बढ़ते हैं। अब जो है हम लोग कुछ प्रॉपर्टीज जो हैं, कुछ गुण देखेंगे, किसका, वृत्त का, है ना। एक एक जो है हम लोग प्रॉपर्टीज थ्योरम्स देखेंगे अच्छे से। आप बिल्कुल फोकस होके इसको देखते रहोगे, है ना, ठीक है। तो अब देखो सबसे पहली प्रॉपर्टी क्या होती है सर्किल की, कि अगर मान लो मैं दो कॉर्ड लेता हूं, दो कॉर्ड लेता हूं, दो जीवा लेता हूं, एक ये और एक ये, ठीक है। और दोनों बराबर जीवा लेता हूं, दोनों की जो लेंथ है ना वो इक्वल है, ठीक है, दोनों की लेंथ जो है इक्वल है।
मान लो ये ए है तो ये भी ए है, क्लियर है। और ये जो है आपका सेंटर है। तो आपका थ्योरम बोलता है, प्रॉपर्टी बोलती है कि किसी भी सर्किल के दो बराबर कॉर्ड जो होते हैं, दो बराबर कॉर्ड होते हैं, दो बराबर जीवाएं होती हैं, वो केंद्र पे सेंटर पे बराबर कोण बनाती हैं। क्या बोला मैंने? दो इक्वल कॉर्ड्स सेंटर पे बराबर एंगल, इक्वल एंगल्स बनाते हैं। तो सेंटर पे एंगल बनाने का मतलब क्या है? ये कॉर्ड है, इसके दो एंड से आप सेंटर पे ये ज्वाइन करोगे और ये ज्वाइन, ठीक है, ये आप ज्वाइन करोगे तो कहा जाएगा कि ये कॉर्ड सेंटर पे ये एंगल बना रहा है, ठीक है। और इसको भी ज्वाइन करोगे ऐसे, तो ये कॉर्ड सेंटर पे ये एंगल बना रहा है। तो हमारा थ्योरम है कि दोनों कॉर्ड अगर बराबर हैं तो ये एंगल्स भी बराबर होंगे। देखते हैं कैसे, समझ लेते हैं इसको, है ना। तो देखो क्या है, आप इन दोनों ट्रायंगल को देखो, इन दोनों ट्रायंगल को आप देखो। हम लोग ऑलरेडी देखो, आप जब सर्किल पढ़ रहे हैं तो हम लोग को लाइंस एंड एंगल्स, ट्रायंगल्स, क्वाड्रिलेटरल, इन सब के बेसिक कॉन्सेप्ट लगेंगे, इसीलिए सबसे लास्ट में रखा गया सर्किल को, है ना। ये स्ट्रेट लाइन और कर्व की बात करता है, तो जब तक स्ट्रेट लाइन का कॉन्सेप्ट आपको क्लियर नहीं रहेगा, ट्रायंगल का, लाइंस एंड एंगल का, क्वाड्रिलेटरल का, तो इसमें समझने में प्रॉब्लम आएगी। तो अगर आपको ज्योमेट्री में बेसिक्स में प्रॉब्लम है या ट्रायंगल्स वगैरह में प्रॉब्लम है, तो एक बार जो है आप आई बटन क्लिक करके बिल्कुल इस पे सारा डिटेल में मैंने कॉन्सेप्ट समझाया हुआ है ना। तो एक बार कहानी की तरफ पढ़ लोगे तो फिर ये इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, और यहाँ मैं आपको रिवीजन भी करवाता रहूंगा, है ना। और आपको लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, क्लियर है। तो आ जाते हैं इस पे। तो ये दोनों ट्रायंगल देखो, और इसमें क्या है, ये दो साइड्स बराबर हैं, ये दो साइड्स दोनों ट्रायंगल की बराबर हैं। ये आपका रेडियस है, ये आपका रेडियस है, ये भी आपका रेडियस है, क्लियर है। इसका मतलब दोनों ट्रायंगल्स की तीनों साइड बराबर है। और ध्यान करो, ट्रायंगल में एस एस एस, अगर तीन साइड्स बराबर होती हैं, इसका मतलब दोनों ट्रायंगल जो हैं आपके क्या है, कॉन्ग्रुएंट है, सर्वांगसम है। और अगर सर्वांगसम हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए, कहने का मतलब अगर नेमिंग कर देते हैं ए बी, और ये है मान लो सी डी, ठीक है, और सेंटर मान लो आप ओ है, तो मैं कह रहा हूं कि ट्रायंगल ए ओ बी कॉन्ग्रुएंट होगा, सर्वांगसम होगा ट्रायंगल सी ओ डी के, और कौन सा क्राइटेरिया लगेगा, कौन सी कसौटी पे, एस एस एस, ट्रिपल एस से, क्लियर है। तो एक बार जब कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं दो ट्रायंगल, तो बिल्कुल फिगर हूबहू हो जाता है। इसका मतलब एंगल्स भी आपका बराबर होगा, ठीक है। ये अगर थीटा तो ये भी थीटा, बात क्लियर है। तो ध्यान रहेगा ये फिगर, इसको आप लैंग्वेज में लिख सकते हो कि इफ ए बी इक्वल टू सी डी, लिखने का मतलब है कि आपके कॉर्ड्स जो हैं इक्वल हैं। अगर ये होगा, किसी सर्किल में कॉर्ड्स बराबर होंगे, देन जो ये एंगल बनाएंगे, तो एंगल क्या बना रहे हैं, ए ओ बी बराबर होगा सी ओ डी के, एंगल सी ओ डी। ध्यान रहेगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट है ये, ठीक है। एक पॉइंट ये हो गया। अब इक्वल कॉर्ड्स पे एक पॉइंट और देखते हैं, एक प्रॉपर्टी और देखते हैं। ये आपका अगर सर्किल है, तो और मैं इसमें दो कॉर्ड ले रहा हूं, फिर से ये और ये, ठीक है, ये आपका सेंटर है। तो आप थ्योरम कहता है, प्रॉपर्टी कहती है कि अगर दो कॉर्ड्स बराबर हैं, तो उनकी केंद्र से सेंटर से जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगी वो बराबर होगी, परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो होगी वो बराबर होगी। तो कहने का मतलब है कि अगर यहां से आप परपेंडिकुलर डिस्टेंस का मतलब इस सेंटर से इस कॉर्ड पे आप 90 डिग्री ड्रॉ करोगे, 90 डिग्री ड्रॉ कर लिए, ठीक है। अब यहां से भी 90 डिग्री, ये है आपका केंद्र, मान लेते हैं
मान लेते हैं कि आपकी कॉर्ड जो है ए बी है और ये आपका सी डी है। क्लियर है ना? तो अब थ्योरम कहता है कि इफ ए बी इक्वल टू सी डी, ए बी इक्वल टू सी डी, देन इसको नाम ले लो। यहाँ पे मान लो ए बी सी डी ई है और ये एफ है। देन ओ ई इक्वल टू ओ एफ। ध्यान रहेगा कि जब कॉर्ड बराबर होंगे तो उनकी केंद्र से परपेंडिकुलर डिस्टेंस, लंबवत दूरी बराबर होगी। ठीक है, समझ लेते हैं कैसे। तो समझने के लिए फिर से इसको मैं ज्वाइन करता हूँ और इसको ज्वाइन करता हूँ, और इधर जो है आप इसको ज्वाइन कर लो और इसको ज्वाइन कर लो। ठीक है, अभी हमने देखा कि जब कॉर्ड बराबर होते हैं और ये आपका रेडियस हो गया, ये रेडियस हो गया, इसका मतलब ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हैं, और कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स अगर हैं तो उनकी एरिया जो होगी बराबर होगी। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB आपकी बराबर है किसके? एरिया ऑफ ट्रायंगल COD के। एरिया ऑफ ट्रायंगल COD के। इतनी बात क्लियर है? अब देखो, तो अगर मैं आपसे पूछूं कि AOB का एरिया क्या होगा, तो आप बोलोगे परपेंडिकुलर ट्रायंगल का एरिया क्या होता है? अगर इस तरह से है, एक ट्रायंगल है, इसका एल्टीट्यूड हाइट दिया हुआ है, तो हाफ बेस इनटू हाइट। अगर ये B है, ये H है, तो एरिया हो जाता है इसका हाफ बेस इनटू हाइट। क्लियर है? ट्रायंगल में देख चुके हैं हम लोग। तो हम लोग ऑलरेडी ट्रायंगल में देख चुके हैं कि एरिया जो होता है हाफ, अगर बेस दिया हाइट दिया है तो हाफ बेस इनटू हाइट। तो हाफ, अब इस केस में बेस कितना है? AB है और हाइट कितनी है? OE है। हाइट कितनी है? OE है। क्लियर है ना? OE और बेस AB। इस वाले में CB जो है, CD जो है बेस है आपका, OF हाइट है। तो एरिया कितना हो जाएगा? हाफ बेस CD और हाइट जो है आपका OF। ठीक है, और इक्वल कॉर्ड्स की बात हुई है, AB इक्वल टू CD है। अगर AB इक्वल टू CD है तो काट ये दोनों साइड में कट जाएंगे और ये हाफ हाफ कट जाएंगे। अब क्या बचा यहां से आपका OE इक्वल टू OF। इतनी बात क्लियर है कि नहीं? तो आपने देखा कि अगर कॉर्ड बराबर होते हैं तो उनकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस सेंटर से बराबर होती है। ये ध्यान रहेगा। ठीक है, अब जो है अगले टॉपिक पे आ जाते हैं हम लोग। अगला पॉइंट देखते हैं। सबसे पहले आप ये बताओ कि अगर मान लो ये ट्रायंगल, ये आपका ट्रायंगल है, ठीक है, इसको मैं इसका सर्कम सेंटर भी ड्रॉ कर देते हैं। ठीक है, तो ये आपका ट्रायंगल है और ये सर्किल है, सर्कम सर्किल है ना। आप जानते हो ना, ये सर्कम सर्किल है। जो ट्रायंगल के 3 वर्टेक्स से पास होके जाता, सर्किल जाता है, उसको आप क्या बोलते हो? सर्कम सर्किल, परिवृत्त। क्लियर है ना? ठीक है, तो इस सर्किल का ये मान लो सेंटर है। ठीक है, और मैं आपसे बोल रहा हूं, मैं आपसे कह रहा हूं कि आप जो है इस वर्टेक्स से सेंटर को मिलाइए। इस वर्टेक्स से सेंटर को मिलाते हुए एक लाइन ड्रॉ कीजिए। ठीक है, और फिर इन दोनों वर्टेक्स से सेंटर को मिला दीजिए। बस आप समझते जाइए कहानी की तरह, है ना। मैंने कहा या एक ट्रायंगल लिया, मैंने सर्कम सर्किल लिया, इस वर्टेक्स से एक लाइन ड्रॉ कर दिया जो सेंटर से पास हो रही है और सामने वाली लाइन को काट रही है। फिर इन दो वर्टेक्स से फिर इन दोनों वर्टेक्स से आपने सेंटर पे रेडियस मिला दिया। अब देखो ये दोनों बराबर है। ये जो है ये और ये रेडियस से बराबर हैं, तो इसका मतलब इनके आमने सामने का आप ऑलरेडी ट्रायंगल में पढ़ चुके हो
कि किसी ट्रायंगल में अगर दो साइड्स बराबर होती हैं तो आमने सामने के कोण बराबर होते हैं, ठीक है ना। अगर ये थीटा तो ये भी थीटा। तो यहाँ पे दो एंगल, दो साइड्स बराबर हैं रेडियस, तो सामने का एंगल जो होगा, मान लो मैं इसको ले लेता हूँ x और इसको ले लेता हूँ x, बराबर होंगे। अब जो है इस ट्रायंगल में देखो, इस ट्रायंगल में देखो, तो इस ट्रायंगल में देखोगे तो ये और ये बराबर है रेडियस। तो ये दोनों अगर रेडियस हैं तो इनके सामने के एंगल्स बराबर होंगे। लेकिन ध्यान रखना, एंगल बराबर तो करना है लेकिन एक्स नहीं ले लोगे। दो अलग अलग ट्रायंगल की बात है, दो अलग अलग ट्रायंगल में भुजाएं बराबर है उनकी। तो ये अलग ट्रायंगल है, ये अलग ट्रायंगल है, एंगल्स बराबर तो होंगे लेकिन जरूरी नहीं है कि एक्स ही हो, कोई भी एंगल हो सकता है। तो इसको हम लोग ले लेंगे वाई और इसको ले लेंगे वाई। इतनी बात पक्की है, ठीक है ना। अब देखो, अब एक और प्रॉपर्टी ट्रायंगल की, इसीलिए मैंने बोला कि आप जो है ट्रायंगल चैप्टर, ये जो भी सर्किल से पहले हम लोग पढ़े हैं ना, बिल्कुल सीक्वेंस से ज्योमेट्री चलती है, लिंक्ड होती है। इनफैक्ट पूरी गणित ही लिंक्ड होती है, लेकिन ज्योमेट्री जो है ना मेनली जो है, अगर आपको स्टेप बाय स्टेप चीजें क्लियर नहीं है, लाइंस एंड एंगल्स का कॉन्सेप्ट, ट्रायंगल्स का कॉन्सेप्ट, कोऑर्डिनेटर कॉन्सेप्ट, तो तब आप सर्किल में आपको प्रॉब्लम आएगी। एक बार उसके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर कर लोगे तो आप देखो, ये ट्रायंगल की प्रॉपर्टी, ये ट्रायंगल की प्रॉपर्टी इसमें आप लगा रहे हो ना, तो ये आपको क्लियर होनी चाहिए। बाकी मैं रिवीजन करवाता रहूंगा आपको। तो ये चीज, एक और प्रॉपर्टी होती है ट्रायंगल की कि क्या, अगर ये मान लो इंटरनल एंगल्स हैं एक्स और वाई, ठीक है, इंटरनल एंगल्स हैं, और ये तीसरा जो एंगल है इसका इंटरनल नहीं, हम लोग एक्सटर्नल लेते हैं, मान लो जेड, ठीक है ना, जेड लेते हैं। तो प्रॉपर्टी क्या कहती है कि ये एक्सटर्नल एंगल अपने अपोजिट एंगल्स के सम के बराबर होता है। ये बाह्य कोण अपने सामने वाले दो अंतः कोणों के जोड़ के बराबर होता है। तो z इक्वल टू एक्स प्लस वाई, क्लियर है ना। तो अब इसमें आओ अप्लाई करते हैं। मैं अगर पूछूं कि ये वाला, ये जो है एंगल कितना है ना, देखो ये और ये, ठीक है ना, ये चीज x है, ये चीज x है, तो ये आप बोलोगे कितना हो जाएगा 2x एक्सटर्नल एंगल, एक्सटर्नल एंगल, तो ये चीज 2x, और इसी तरीके से ये कितना आ जाएगा y, ये एक्सटर्नल एंगल तो 2y। क्लियर है, क्लियर है। तो अब देखो, अब जो है इस ट्रायंगल को मैं इधर बना रहा हूं, ठीक है ना। ये आपका, ठीक है, ट्रायंगल है। तो अगर अब मैं बोलूं कि ये सेंटर है, ये मैंने मिला दिया, ये मैंने मिला दिया, बस ये चीज। ये एंगल कितना आया आपका, ये एंगल कितना आया, x प्लस वाई है, x प्लस वाई है। ये एंगल सेंटर पे इस वर्टेक्स से जब आप सेंटर मिला रहे हो तो एंगल कितना बन रहा है 2x प्लस वाई बन रहा है। ये चीज 2x प्लस वाई बन रहा है। तो आप यहां से कंक्लूजन क्या ड्रॉ होगा, रिजल्ट क्या मिला, रिजल्ट अपने को ये मिला कि किसी ट्रायंगल में अगर अच्छा, इसका सरकम सेंटर भी ले लेते हैं, है ना। सरकम सेंटर जो है, सरकम सर्किल भी जो है ना, लेना जरूरी है अपने को, ठीक है। तो अब जो रिजल्ट क्या आ गया अपना कि अब जो है, या तो बोल लो आर्क, या तो सर्किल का आर्क, या तो ये कॉर्ड, दोनों ही प्रॉपर्टी होती है कि ये आर्क अगर सेंटर पे, अगर ये आर्क, ठीक है, अपना रिजल्ट ये आ गया, ठीक है ना। तो ये ट्रायंगल अगर है, ये ट्रायंगल है, तो या तो ये आर्क सेंटर पे आप एंगल देख लो, और या तो ये इस कॉर्ड का देख लो। तो अगर सेंटर पे 2 थीटा बनाता है तो यही कॉर्ड, यही आर्क सर्किल के किसी भी सरकमफ्रेंस पे पॉइंट ले लो। शर्त इतनी है कि इसके इधर मेजर आर्क पे लोगे पॉइंट, है ना। अगर ये माइनर आर्क कॉर्ड बना रहा है तो मेजर आर्क पे कोई भी पॉइंट लो, तो ये थीटा, ठीक है ना।
अगर मान लो मैं ये पॉइंट ले लेता हूं तो ये भी थीटा होगा, यही तो अपना रिजल्ट है, ये भी थीटा होगा। अगर मान लो ये पॉइंट ले लेता हूं, सरकमफ्रेंस में होना चाहिए, तो ये भी थीटा होगा। इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। तो हमने यहां से समझा कि कोई भी कॉर्ड या आर्क सरकमफ्रेंस पे जो भी एंगल बनाता है, सेंटर पे उसके डबल बनाता है। सरकमफ्रेंस पे जो भी एंगल बनाता है सेंटर पे उसके डबल बनाएगा। याद रहेगी प्रॉपर्टी, हम लोग प्रश्न में इसको अप्लाई करेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और अगली प्रॉपर्टी देखते हैं। देखो यहीं से एक प्रॉपर्टी यहीं देख लेते हैं क्या। देखो ठीक है, इसको मैं इधर रख कर देता हूं। देखो ये आपका सर्किल है, ये आपका सर्किल है और ये आपका सेंटर है, ये आपका सबसे बड़ी कॉर्ड है, डायमीटर है। तो मैं अगर पूछूं कि देखो जैसे ये कॉर्ड ले रहे थे, यहां पे ले रहे थे ये चीज, तो एंगल बना रही थी, और बड़ी कॉर्ड लोगे जो भी एंगल बनाएगी, ये सबसे बड़ी कॉर्ड है, स्ट्रेट लाइन है, तो ये एंगल मैं पूछूंगी कितना होगा, ये एंगल कितना होगा, तो आप बोलोगे 180 डिग्री। ऑलरेडी हम लोग लाइन्स एंड एंगल्स में पढ़ चुके हैं, आप देख रहे हो एक एक छोटे छोटे कॉन्सेप्ट जो है लाइन्स एंड एंगल्स के, ट्रायंगल्स के, अभी आगे देखेंगे हम लोग क्वाड्रिलेटरल के। तो बेसिक्स आपको पता होना चाहिए, इसलिए इसीलिए मैं बोल रहा हूं कि एक बार पीछे की सारी वीडियोस को कहानी की तरह अगर आप ठीक ठाक आपकी गणित है तो आप स्पीड भी बढ़ा के देख सकते हो, और अगर नहीं है, अगर ज्योमेट्री समझ में नहीं आती है, तो बिल्कुल एक एक लेक्चर बिल्कुल कहानी की तरह सुन जाओगे, फिर यहाँ आओगे तब जो है इसके बाद हम लोग प्रश्न भी करेंगे। तो अब प्रश्न जो है अब सारे एप्लीकेशन मांगेंगे, आपको एक सर्किल का प्रश्न आ जाएगा तो उसमें आपको लाइन्स एंड एंगल्स का भी कॉन्सेप्ट पूछ सकता है, ट्रायंगल्स का भी पूछ सकता है, क्वाड्रिलेटरल का भी पूछ सकता है, आगे देखेंगे साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होता है। ठीक है ना? तो सारे जो है सर्किल के पहले के सारे वीडियोज आप आई बटन पे मैंने ऑलरेडी बोला है, क्लिक करके देख सकते हो, या लिंक बॉक्स में इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारे लिंक मिल जाएंगे, है ना? ठीक है, तो अब जो है ये अगर 180 बना रहा है और मैं आपसे पूछूं कि ये अब सरकमफ्रेंस पे कितना बनाएगा, कॉर्ड है तो अगर सेंटर पे 180 तो सरकमफ्रेंस पे कितना 90 डिग्री, और इसीलिए बोला जाता है 90 डिग्री, सही है ना? और इसीलिए बोला जाता है कि एंगल इन अ सेमी सर्किल, एंगल इन अ सेमी सर्किल अर्धवृत्त, सेमी सर्किल इज 90 डिग्री। ठीक है ना? एंगल इन अ सेमी सर्किल अर्धवृत्त, ठीक है ना? अर्धवृत्त, क्लियर है? और इसको बोलते हो आप एंगल्स इन दी सेम सेगमेंट आर इक्वल, सेम सेगमेंट, समान खंड में जो कोण होते हैं वो इन द सेम सेगमेंट आर इक्वल। ठीक है, क्लियर है इतनी बातें? अब हम लोग थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं और एक दो और रिजल्ट्स हम लोग डिराइव करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, देखो ये आपका सर्किल है, ठीक है? ये दो कॉर्ड ले रहा हूं मैं, एक और दो, जरूरी नहीं है कि सेंटर से पास हो, है ना? सिर्फ दो कॉर्ड लिया है, नेमिंग कर देता हूं, ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है। तो रिजल्ट क्या होता है, अगर आप मान लो ये सेंटर पे कट कर रहे हैं, सेंटर है ओ, तो यहां से रिजल्ट आता है अपना ओ ए, ये वाला कॉर्ड है ना, ओ ए इंटू ओ बी, बराबर जो होगा ओ सी इंटू ओ डी, ध्यान रहेगा।
ध्यान रहेगा। समझते हैं कैसे, समझते हैं, अभी अभी जो कॉन्सेप्ट सीखा उसी को अप्लाई करके समझेंगे। तो देखो क्या है, मैं अगर मान लो इसको इसको जो है मिलाता हूँ और इसमें इसको मिलाता हूँ, ठीक है। और मैं अगर पूछूं कि ये एंगल और ये एंगल बराबर होंगे, आप कहोगे बिल्कुल होंगे सर। ये वाला जो आर्क है, ये वाला जो आर्क है, वो जो है सरकमफ्रेंस पे जो भी एंगल बनाएंगे वो बराबर रहेगा। तो अगर ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा। क्लियर है। अब देखो, अब इस आर्क को देखो, इस आर्क को देखो, इस साइड में आप खड़े हो जाओ और उधर से देखो इस साइड में, है ना, ये आर्क ले लो। और अब मैं अगर पूछूं कि ये एंगल पे देखो, आप फोकस करके ऊपर खड़े होके इस आर्क को रेफरेंस लेके ये एंगल और ये एंगल देखो, बराबर होंगे, सेम सेगमेंट। तो मान लो इसको लेता हूं अल्फा और इसको ले लेता हूं अल्फा। क्लियर है। और आप जानते हो, फिर से लाइन्स एंड एंगल्स में पढ़ चुके हो कि हमेशा जब दो लाइन इंटरसेक्ट करती हैं तो ये दोनों एंगल और ये दोनों एंगल बराबर होते हैं। इसी को क्या बोलते हो, वर्टिकली अपोजिट एंगल। वर्टिकली अपोजिट एंगल, ठीक है। शीर्षाभिमुख कोण, शीर्षाभिमुख कोण। क्लियर है। लाइन्स एंड एंगल्स में डिस्कस कर चुके हैं। तो ये दो लाइन काट रही हैं, ये एंगल और ये एंगल भी बराबर होगा, है ना। और अब आ जाओ, देखो ये लाइन्स एंड एंगल्स का कॉन्सेप्ट हो गया, ठीक है ना। रेखा एवं कोण का कॉन्सेप्ट हो गया। अब ट्रायंगल का कॉन्सेप्ट लगाओ। ट्रायंगल में भी कौन सी, सिमिलरिटी है ना, समरूपता। तो हम लोगों ने देखा था कि दो ट्रायंगल जो होते हैं, दो ट्रायंगल सिमिलर, अगर दो ट्रायंगल हैं और दोनों ट्रायंगल के अगर दो एंगल अगर बराबर हो गए, ठीक है ना, दो एंगल बराबर हो गए तो वो दो ट्रायंगल क्या हो जाते हैं, सिमिलर हो जाते हैं। क्लियर है ना। और अगर दो एंगल बराबर होते हैं तो तीसरा तो होता ही होता है ना, तीसरा तो होता ही होता है। ठीक है, ये हम लोग ऑलरेडी जो है अच्छे से डिस्कस कर चुके हैं। तो ये जो है ये दोनों ट्रायंगल आपके क्या हो गए, सिमिलर हो गए। इसका मतलब अगर मैं लिख लूं कि ओ ए डी, ठीक है, बना ही लेते हैं इसको। ये है आपका ये और ये, ठीक है। तो ये मान लो थीटा है, ये मान लो अल्फा है और ये मान लो गामा है, ठीक है। और ये थीटा है, ये अल्फा है और ये गामा है। सही है, तीनों एंगल्स बराबर हैं। और इसका नेमिंग कर लो ए सी ओ, इधर डी और ओ। सही है। अब जो है हम लोग कोशिश करेंगे क्या, सिमिलर हो गए। और जब दो ट्रायंगल्स सिमिलर हो जाते हैं, समरूप हो जाते हैं, तो आप जानते हो कि उनके कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो बराबर होता है। कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो बराबर होता है। कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का मतलब जो एंगल बराबर है उनके सामने की भुजाएं लेंगे आप। तो मेरा कहना है कि अब देखो ये अल्फा है, अल्फा बराबर, अल्फा के सामने ए ओ या ओ ए ले सकते हैं, ओ ए, और इस अल्फा के सामने ओ डी, तो ओ ए बाई ओ डी रेशियो जो होगा बराबर होगा। और अल्फा हो गया, अब थीटा ले लो, थीटा के सामने ओ सी और इस थीटा के सामने ओ बी, तो ओ सी अपॉन ओ बी, और यही दोनों रेशियो बराबर होंगे। अब क्या करोगे आप, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, तो ओ ए इंटू ओ बी और इधर से ओ सी इंटू ओ बी, ठीक है ना। यही तो आप रिजल्ट था अपना, ओ ए इंटू ओ बी और ओ सी इंटू ओ बी। ध्यान रहेगा, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ठीक है। और इसी से हम लोग रिजल्ट ड्रॉ करेंगे। एक और, इसको मैं मिटाता हूं। तो इसी से हम लोग देखेंगे एक और रिजल्ट क्या, ठीक है। देखो, ये आपका सर्किल है, ये आपका मान लो सर्किल है, ठीक है, सर्किल है।
ठीक है। अब जो है इसमें क्या था, दो कॉर्ड अंदर अंदर ही इंटरसेक्ट कर रहे थे, सर्किल के अंदर इंटरसेक्ट कर रहे थे। अब मान लो अगर मैं ये कॉर्ड ले लूं और ये कॉर्ड ले लूं, है ना, तो ये सर्किल के अंदर तो इंटरसेक्ट नहीं कर रहे हैं, लेकिन कहीं बाहर जाके इंटरसेक्ट तो करेंगे ना, बाहर जाके करेंगे। ठीक है, तो अब देखो कॉर्ड्स वही हैं, ए बी एक कॉर्ड है, एक कॉर्ड ए बी है, एक कॉर्ड सी डी है। ठीक है, और मान लो बाहर वाला पॉइंट जो है पी है। ठीक है, या ओ मान लेते हैं, जैसे इसमें लिए थे ओ है। ठीक है, तो देखो अब यहीं से अपना इसी कॉन्सेप्ट पे क्या होगा, देखो जहां कट कर रहे थे, जहां इंटरसेक्ट कर रहे थे, वहां से ओ ए और ओ बी, तो अब ए बी में यहां इंटरसेक्ट कर रहे हैं ये दोनों कॉर्ड, तो ओ ए इंटू ओ बी, इसमें भी वही करोगे, ओ ए इंटू ओ बी, जैसे इसमें किए थे ओ ए इंटू ओ बी, एक ही कॉर्ड पे, है ना, ये बराबर होगा हमेशा ही ओ सी इंटू ओ डी, ओ सी इंटू ओ डी, ध्यान रहेगा दोनों चीजें सेम है, बस इसमें कॉर्ड जो है अंदर इंटरसेक्ट कर रहा है, उसमें बाहर कर रहा है। ठीक है, अब एक चीज देखो और बनती है यहीं से एक रिजल्ट और बनता है अपना, क्या कि मान लो ये आपका सर्किल है, बाहर एक पॉइंट है जिससे आप ये टेंजेंट ड्रॉ किया, मैं ये पॉइंट मान लो P है और ये जो है इस तरीके से, मतलब ये जो है आपका, इसको मान लेते हैं A, इसको मान लो B और इसको मान लो C। ठीक है, तो बाहर एक पॉइंट P है जिससे आप एक टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हो, और इसको क्या बोलोगे, कॉर्ड नहीं बोलोगे, सेकेंड है ना, लाइन है ये, तो एक सेकेंड ड्रॉ किए, तो यहीं से देखो क्या होगा, अब तो यहां कट नहीं कर रहा है, तो डायरेक्ट जो है पी ए स्क्वायर, तो पी ए स्क्वायर कर लोगे बराबर पी बी इंटू पी सी। क्लियर है ना, पी बी जैसे यहां की तो ओ सी इंटू ओ डी, तो यहां पी बी इंटू पी सी, सही है, और इधर तो कहीं दो लेना ही नहीं है, एक ही है, तो पी ए इंटू पी ए, है ना, ऐसे भी समझ सकते हो कि पी ए इंटू पी ए, और यहां से आपका आ जाएगा पी ए स्क्वायर पी बी इंटू पी सी। इस रिजल्ट को भी आप ध्यान रखोगे, ये तीन रिजल्ट हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हैं, तो इसको ध्यान रखेंगे। जब दो कॉर्ड्स सर्किल के अंदर कट करते हैं तो ओ ए इंटू ओ बी, ओ सी इंटू ओ डी, ठीक है, बाहर कट करते हैं तो ओ ए इंटू ओ बी और ओ सी इंटू ओ डी, और जब एक टेंजेंट होता है तो उसका स्क्वायर इसके पी बी इंटू पी सी। क्लियर है, तो ये एक आपका कॉन्सेप्ट था। अब जो है अगला पॉइंट देखते हैं हम लोग, अगला पॉइंट क्या है, तो अगला पॉइंट जो है, अगला कॉन्सेप्ट जो है हमारा, वो क्या है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का मतलब है चक्रीय चतुर्भुज, चक्रीय चतुर्भुज। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, ठीक है, चक्रीय चतुर्भुज। ये क्या होता है, ये क्या होता है, तो एक चक्री रहेगी कुछ इस तरीके से, ठीक है, और इसी में आप क्वाड्रिलेटरल बना दो, चतुर्भुज बना दो, तो नाम हो जाएगा चक्रीय चतुर्भुज। मतलब किसी भी क्वाड्रिलेटरल के कितने वर्टेक्स होते हैं, 4, तो चारों वर्टेक्स से, चारों शीर्षों से पास होता हुआ सर्किल, अगर चारों शीर्षों से, चारों वर्टेक्स से कोई सर्किल पास हो रहा है, तो इस क्वाड्रिलेटरल को आप बोल दोगे साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, ठीक है। अब देखो अब इसी में अगर मैं पूछूं, मान लो सर्किल का ये सेंटर है, ठीक है, मान लो सर्किल का ये सेंटर है, ठीक है, और मैं ये लाइन ज्वाइन कर दूं,
ठीक है, इससे ये, ठीक है। ये मान लो एंगल जो है, ये मान लो, ठीक है, ये मान लो एंगल जो है थीटा है, ठीक है, ये एंगल थीटा है, ठीक है। तो मैं पूछूं कि ये एंगल कितना होगा, ये एंगल कितना होगा, या ये एंगल अगर 2 थीटा है, ये एंगल अगर 2 थीटा है तो ये एंगल थीटा होगा, अभी भी पढ़ा गया है ना। अगर सेंटर पे 2 थीटा बना रहा है, अगर ये आर्क सेंटर पे 2 थीटा बना रहा है, तो ये आर्क सरकमफ्रेंस पे थीटा बनाएगा। इतनी बात क्लियर है। अब देखो, ध्यान से देखना, अब फिर से इधर खड़े हो जाओ, इधर खड़े होके इस एंगल को देखो, इस एंगल, ये एंगल होगा कितना, ये एंगल होगा कितना, ये पूरा कितना होगा 360 होगा भाई, ये पूरा 360 होता है ना, तो 360 होगा। और ये 2 थीटा है, तो ये कितना 360 माइनस 2 थीटा। क्लियर है। और आप यहां से देख रहे हो, तो ये आर्क अगर सेंटर पे 360 माइनस 2 थीटा बना रहा है, तो ये वाला आर्क जो है ना, ये वाला इस सरकमफ्रेंस पे कितना बनाएगा, इस सरकमफ्रेंस पे इसी के आधा का मतलब होता है 360 माइनस 2 थीटा बाई 2, इसको काटोगे 180 और ये हो जाएगा थीटा, तो ये कितना आ गया आपका 180 माइनस थीटा। तो यहां से आपने क्या रिजल्ट ड्रॉ किया कि अगर एक सर्किल है, ये क्वाड्रिलेटरल है, तो हमेशा ही ये एंगल अगर थीटा है, तो ये एंगल हमेशा ही 180 माइनस थीटा होगा, ठीक है। तो अपोजिट, अब क्या कह सकते हो, इन दोनों का जोड़ थीटा प्लस 180 माइनस थीटा, सॉरी, ठीक है, 180 आ रहा है। तो आप कह सकते हो कि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में अपोजिट साइड्स का जो जोड़ होता है वो 180 डिग्री होता है ना, वो 180 डिग्री होता है। अगर मान लो ये एंगल मान लो अल्फा होता, तो ये एंगल कितना होता 180 माइनस अल्फा। इतनी बात क्लियर है, ठीक है। अब देखो, अब एक और सिचुएशन देखो, ये है और आपका ये जो है क्वाड्रिलेटरल है, ये जो है क्वाड्रिलेटरल है, ये मैं बढ़ा दिया आगे। तो अभी आपने सीखा कि अगर ये थीटा है, तो ये कितना 180 माइनस थीटा। तो मैं पूछूं कि ये कितना, ये भाई ये पूरा 180 होगा, तो अगर ये 180 माइनस थीटा है, तो ये कितना हो गया थीटा। तो यहां से आप ये भी कह सकते हो, ये छोटू सा सर्किल लेते हैं, और तो ये आप एक्सटेंड कर दो, ये एक्सटर्नल एंगल होगा। तो ये एक्सटर्नल एंगल अगर थीटा है ना, तो इसके सामने का जो इंटरनल एंगल होता है, जो अपोजिट इंटरनल एंगल होता है, वो भी थीटा होता है। ध्यान रहेगा, दो प्रॉपर्टी ध्यान रहेगी, एक ये और एक ये, ठीक है ना, कि अगर जो है ये है, तो अगर मान लो ये थीटा है, तो ये 180 माइनस थीटा। ध्यान रहेगा ये दो चीजें, ठीक है। और इसमें जो है मतलब अपोजिट एंगल्स का सम जो होता है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में, चक्रीय चतुर्भुज में 180 होता है, और इसमें जो बाह्य कोण होगा वो अपने सामने वाले अंतः कोण के बराबर होगा। क्लियर है। और देखो, अगर मान लो इसको आप बढ़ा लेते हो, और ये अगर थीटा है, ये अगर मान लो थीटा नहीं अल्फा ले लेते हैं, ये अगर अल्फा है तो ये भी कितना होगा अल्फा। बात समझ में आ रही है। इसी तरह इसमें भी, ये भी अगर ये अल्फा है तो ये 180 माइनस अल्फा, ठीक है। अगर ये 30 डिग्री है तो ये 150 डिग्री, अगर ये 30 डिग्री है तो ये भी 30 डिग्री। तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की इतनी बात समझ में आई, ठीक है। अगर इतनी बात समझ में आ गई तो आगे हम लोग अब एक अपना थ्योरम है, बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है, नाम उसका है अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम, है ना, वैकल्पिक खंड प्रमेय, अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम, वैकल्पिक
रेखाखंड प्रमेय क्या कहता है? क्या कहता है समझते हैं कि अगर मान लो ये आपका सर्किल है, ठीक है, और ये आपका कोई टेंजेंट जा रहा है, ये आपका कोई टेंजेंट है, ठीक है, ये आपका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, स्पर्श बिंदु है, ये स्पर्श रेखा है, इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से एक आप कॉर्ड मिलाओ, ठीक है, कॉर्ड मिलाओ, और अब जो है इस कॉर्ड के दो एंड्स को पकड़ो और जो है सरकमफेरेंस पे देखो कि कितना एंगल बनाएगा, ठीक है, ये मान लो सेंटर है, ठीक है। तो ये थ्योरम कहता है कि अगर ये थीटा होगा ना, ये थीटा, तो ये भी आपका थीटा होगा। कैसे समझते हैं? तो इस थीटा से स्टार्ट करेंगे और यहां पे अगर थीटा आ गया, इसका मतलब अपना थ्योरम करेक्ट है। अब देखो, अब अगर मैं पूछूं कि ये जो कॉर्ड है, ये जो जीवा है, वो केंद्र पे कितना एंगल बनाएगी, तो आप बोलोगे सर ये जीवा सरकमफ्रेंस पे, परिधि पे अगर थीटा बना रही है तो आपने बताया कि सेंटर पे कितना बनाएगा, 2 थीटा। इतनी बात क्लियर है। अब जो है इसको थोड़ा जूम करके देखते हैं। ये आपका 2 थीटा है, ये आपका 2 थीटा है, तो मैं आप और 2 थीटा है, और अब देखो ये आपका क्या है, रेडियस है, मतलब ये दोनों साइड्स बराबर हैं, इसका मतलब अपोजिट एंगल्स बराबर होंगे। मान लेते हैं ये x, तो ये भी x, तो अब इन तीनों एंगल्स का जोड़ 180, तो 2x प्लस 2 थीटा इक्वल टू 180 डिग्री। तो यहाँ से 2x 180 माइनस 2 थीटा, तो x कितना आ जाएगा, 90 माइनस थीटा। ये आपका ये कितना आ गया, 90 माइनस थीटा, पक्की बात है, और ये भी 90 माइनस थीटा। अब देखो ये कुछ सिचुएशन ऐसी है, ये चीज क्या होगी पूरी, ये चीज पूरी 90 डिग्री होगी, है ना, ये चीज पूरी 90 डिग्री है। तो अगर ये 90 माइनस थीटा है तो ये कितना होगा, थीटा। सही है ना भाई। ये जो है, अच्छा एक कॉन्सेप्ट रह गया था, ठीक है ना, एक कॉन्सेप्ट रह गया था, क्या, यही देख लेते हैं कि एक अगर सर्किल है, ये अगर सर्किल है, ठीक है, इससे पहले जो है ना 2 कॉन्सेप्ट हम लोग पढ़ते हैं, स्टार्टिंग में हम लोग मिस कर दिए थे। क्या कि अगर कोई सर्किल है, पहले तो ये देख लो, अगर कोई सर्किल है और ये टेंजेंट है, ये स्पर्श रेखा है, तो केंद्र से और जब इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को मिलाते हो, इस स्पर्श बिंदु को मिलाते हो, तो ये हमेशा 90 डिग्री होता है, ये हमेशा 90 डिग्री होता है। इसको समझने के लिए सिर्फ इतना समझो कि आप अगर इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से इस टेंजेंट पे कोई भी अलग बिंदु लेते हो, तो वो लाइन सब बड़ी आएंगी, है ना, बड़ी आएंगी। इधर भी लोगे तो हमेशा ही ये सबसे छोटी लाइन होगी और सबसे छोटी डिस्टेंस होगी। इस पॉइंट पे जो भी पॉइंट लोगे, इस पॉइंट से इस सेंटर में सबसे छोटी डिस्टेंस यही होगी, और सबसे छोटी डिस्टेंस को हम लोग क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो 90 डिग्री होगा, ठीक है। अब यहीं पे एक और थ्योरम है जो स्टार्टिंग में मिस हो गया था हमारा, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्या कि अगर कोई ये कॉर्ड है और ये सेंटर है, ठीक है, ये कॉर्ड है, ये सेंटर है, तो सेंटर से आप अगर इस कॉर्ड पे 90 डिग्री अगर ड्रॉ करते हो, 90 डिग्री, तो ये लाइन सेगमेंट इसको 2 बराबर भागों में विभाजित कर देता है। फिर से इस केंद्र से इस कॉर्ड के पे अगर 90 डिग्री ड्रॉ करोगे, तो ये लाइन सेगमेंट इस कॉर्ड को बराबर भागों में बांट देगा। उल्टा कन्वर्स क्या होता है कि अगर इस सेंटर से मिड पॉइंट पे मिलाते हो, मध्य बिंदु पे इस कॉर्ड के मिलाते हो, तो वो हमेशा 90 डिग्री बनाएगा। समझ पा रहे हो आप? इसको अगर अच्छे से समझना है तो ये भी ये इसको प्रूविंग करके समझ लेते हैं। ये जोड़ लो, ठीक है, जोड़ लिए। अब क्या है, हमने देखो 90 डिग्री ड्रॉ किए,
सेंटर से इस लाइन पे 90 डिग्री ड्रॉप किया, हमें प्रूव करना है कि ये दोनों बराबर आएगा। तो अब समझो ये रेडियस है, ये आर है और ये भी आर है, ठीक है, रेडियस है, ठीक है, ये चीज कॉमन है, ये चीज कॉमन है। अगर मान लो मैं नामकरण कर दो ए बी और ये ओ और ये सी, ठीक है, सी, तो इन दोनों ट्रायंगल को देखो, इन दोनों ट्रायंगल्स को देखो, ठीक है, इन दोनों ट्रायंगल्स को आप देखोगे तो ये कुछ है, ये है आपका ओ ए सी सी बी, क्लियर है। अब मैं बोल रहा हूं कि ये चीज आर है, ये चीज आर है, ठीक है, ये चीज 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, ये एंगल और ये साइड कॉमन है। तो ध्यान करो, ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंसी सर्वांग समता क्या होगा, आर एच एस, आर एच एस, आर एच एस। राइट एंगल दोनों ट्रायंगल में है, हाइपोटेन्यूज बराबर होना चाहिए, हो गया, और एक साइड कोई बराबर होनी चाहिए, तो ये साइड कॉमन है। तो यहां से आप बोलते हो कि ट्रायंगल ए ओ सी कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल सी ओ बी के, पक्की बात है, ठीक है। और क्राइटेरिया क्या होता है, आर एच एस। तो ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट, तो अब दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए, दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए, तो इनके सारे एंगल्स बराबर, इनके सारे साइड्स बराबर। तो अगर सारे साइड्स बराबर होगा तो ये भी आपका बराबर हो जाएगा। तो ऐसे लिख लोगे, इफ ओ सी इज परपेंडिकुलर टू ए बी, ओ सी इज परपेंडिकुलर टू ओ बी, ओ सी जो है लंब है ए बी पे, देन ए सी इक्वल टू सी बी, देन ए सी इक्वल टू सी बी। ध्यान रखेगा कि अगर आप परपेंडिकुलर डाल लो तो बाइसेक्ट कर लेगा। उल्टा भी होता है कि अगर मिड पॉइंट मिलाओगे, मतलब ये लाइन अगर बाइसेक्ट करेगी तो हमेशा ही परपेंडिकुलर होगी। ये बात क्लियर है। तो अब आ जाते हैं अपने मेन पॉइंट पे जो हम लोग पढ़ रहे थे, है ना। तो मैं बता रहा था आपको कि ये सेंटर से जब पॉइंट ऑफ कांटेक्ट मिला रहे हो, ये टेंजेंट है, तो ये एंगल हमेशा 90 डिग्री बनता है ना। ये हम लोग सीख लिए कि जब भी मिलाओगे टेंजेंट के पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे तो ये 90 डिग्री बनेगा, ठीक है। तो अगर ये 90 डिग्री है तो ये 90 माइनस थीटा है, तो ये थीटा, ठीक है ना। 90 माइनस 90 माइनस थीटा, तो क्या करोगे, 90 माइनस 90 और प्लस थीटा, ये कैंसिल, थीटा आ गया, ठीक है। तो अब ये प्रूफ हो गया। अब ये यहीं से हमारा रिजल्ट आ जाता है। देखो क्या, कि अगर मान लो ये जो है आपका टेंजेंट है, ये आपका कॉर्ड है, तो ये कॉर्ड जो है ना, जो भी सरकमफ्रेंस पे, ये कॉर्ड जो है, जो भी सरकमफ्रेंस पे एंगल बनाएगा वही इस टेंजेंट के साथ भी बनाएगा, है ना। ये कॉर्ड जो सरकमफ्रेंस पे एंगल बनाएगा वही इस टेंजेंट के साथ बनाएगा, है ना। और इस तरह से भी आप कर सकते हो, ये देखो, ये भी थीटा होगा, है ना। कोई भी अगर लेते हो, बस सरकमफ्रेंस पे थीटा बनना चाहिए, तो हमेशा ये एंगल थीटा होगा। यही होता है आपका अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम, वैकल्पिक खंड प्रमेय। क्लियर है, ठीक है। अब आ जाओ किस पे, नेक्स्ट टॉपिक पे, जो कि हमारा है डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट और ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट। डायरेक्ट और ट्रांसवर्स से पहले हम लोग एक सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट सीखते हैं। क्या, देखो, अगर ये आपका सर्किल है, ठीक है, आप यहां से टेंजेंट लेते हो, ठीक है, और यहां से भी आप टेंजेंट लेते हो, और यहाँ पे बाहर कहीं कट कर रहे हैं, ठीक है। ये है सर्किल का सेंटर। हम लोग सीख चुके हैं कि अब सर्किल के जब सेंटर पे आप मिलाते हो, सर्किल के सेंटर से जब पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को मिलाते हो तो हमेशा ही 90 डिग्री, सर्किल से जब पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को मिलाते हो सेंटर से तो 90 डिग्री। इतनी बात क्लियर है। तो अब देखो, ये मैं ज्वाइन कर दे रहा हूं, ठीक है, ये मैं ज्वाइन कर दे रहा हूं। नामकरण कर लेते हैं क्या,
ये मान लो O है, ये मान लो A है, ये मान लो B है और ये मान लो P है। ठीक है, ठीक है। तो अब देखो, अब हमारी प्रॉपर्टी होती है कि किसी भी सर्किल में अगर किसी बाहर एक्सटर्नल पॉइंट से पहले तो एक्सटर्नल पॉइंट से किसी भी सर्किल पे कितने टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हो? बाहर के पॉइंट से किसी भी सर्किल पे कितने टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हो? सिर्फ दो। पक्की बात है ना? तीसरा अगर ड्रॉ करोगे तो वो सेकंड हो जाएगा, टेंजेंट नहीं होगा। तो सिर्फ 2 ड्रॉ कर सकते हैं। और अभी हम लोग देखेंगे, उसको समझ भी लेंगे अच्छे से प्रूफ करके कि वो जो दोनों टेंजेंट होंगे ना वो बराबर होंगे। ये जो दोनों टेंजेंट आप बाहर से ड्रॉ कर रहे हो ना, ये आपस में बराबर भी होते हैं। उसके लिए समझते ये हैं कि इन दोनों ट्रायंगल को देखो, AOP को ट्रायंगल OAP और ट्रायंगल OBP सही है। तो अब क्या है, अब दोनों ट्रायंगल में ये देखो, एक ये ट्रायंगल है और एक जो है आपका ये ट्रायंगल है। ये 90 डिग्री है, इसमें ये 90 डिग्री है। ठीक है, और ये चीज कॉमन है, OP। ठीक है, OP कॉमन है और ये आपका रेडियस है। तो ये अगर A है और ये अगर आपका B है तो OA और OB बराबर है। क्यों? क्योंकि ये रेडियस है। सही है ना? तो रेडियस बराबर है, OP कॉमन है। देखो, और 90 डिग्री सामने OP और 90 डिग्री के सामने OP, 90 डिग्री के सामने और 90 डिग्री के सामने, दोनों ट्रायंगल जो है कॉन्ग्रुएंट हो गए। तो CPCT से, ठीक है ना, करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। इसका क्या मतलब होता है कि जो दोनों ट्रायंगल्स अगर कॉन्ग्रुएंट हो गए तो उनके कुछ जो करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं और साइड्स हैं, वो तीनों एंगल्स और तीनों साइड बराबर होते हैं, है ना? तो अब देखो, अगर तीनों एंगल तीनों साइड बराबर हैं तो इसका मतलब इस रेडियस के सामने ये एंगल थीटा, तो इस रेडियस के सामने ये भी एंगल थीटा। तो पहली बार कि ये दोनों एंगल्स बराबर होंगे और उस ये दोनों साइड्स बराबर होंगी आपस में, ये दोनों साइड्स बराबर होंगी। ठीक है, अगर दोनों साइड्स बराबर है तो ये एंगल बराबर होंगे। ठीक है ना? ये अगर अल्फा है तो ये भी अल्फा। ठीक है, और अगर मैं आपसे पूछूं, और अगर यहीं पे पूछा जाए कि मान लो ये एक सर्किल है, ये जो है आपका एक्सटर्नल पॉइंट है, ठीक है, ये 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री है। तो मैं अगर पूछूं आपसे कि इस एंगल और इस एंगल का जोड़ कितना होगा, इस एंगल का, तो आप देखो, ये आपका क्या हो गया, चतुर्भुज हो गया, क्वाड्रिलेटरल हो गया। तो दोनों एंगल 90 90 180, तो बाकी जो बचे उसका भी 180 है ना। तो ये और ये प्लस करोगे तो 180 डिग्री। ठीक है, या ऐसे भी कह सकते हो कि अगर जो है ये थीटा होगा तो ये 180 माइनस थीटा होगा। ध्यान रहेगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी। तो देखो, इसमें क्या क्या हम लोगों ने सीख लिया कि जब इस तरह से, पहले तो किसी बाहरी पॉइंट, एक्सटर्नल पॉइंट से किसी सर्किल पे 2 ही टेंजेंट ड्रॉ हो सकते हैं और वो दोनों बराबर होंगी, पहली चीज। अच्छा देखो, एक डिफरेंस, किसी बाहरी पॉइंट से सर्किल पे कितने टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं? 2। और अगर प्रश्न आता है कि किसी सर्किल पे, किसी वृत्त पे कितने टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं, भाई किसी वृत्त पे कितने टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं? तो इनफाइनाइट, अनंत, जिसका कोई अंत नहीं है। भाई इनफाइनाइट पॉइंट से मिलके तो बना हुआ है सर्किल, तो जो एक पॉइंट लोगे एक टेंजेंट बन जाएगा। क्लियर है ना? तो अब जब बाहर पॉइंट से लोगे तो जो 2 टेंजेंट बनते हैं वो दोनों बराबर, मतलब AP बराबर आपका BP है। ठीक है, AP बराबर BP होगा। पहली चीज, अगर सेंटर से, सर्किल के सेंटर से एक्सटर्नल पॉइंट को मिलाते हो तो ये एंगल भी जो है बराबर होंगे। एंगल APO बराबर होगा एंगल BP और O, है ना? ये लाइन इस एंगल को बाइसेक्ट कर रही है ना? ठीक है, और यहां भी ये एंगल, ये लाइन जो है ना इस एंगल को भी बाइसेक्ट करती है, मतलब एंगल AOP बराबर होगा BOP, एंगल BOP। क्लियर है?
और एक चीज और कि एंगल ए ओ बी, एंगल ए ओ बी प्लस एंगल ए पी बी, एंगल ए पी बी बराबर होगा 180 डिग्री के, हम लोग समझे है ना। तो ये सारी बातें क्लियर हो गई। अब हम लोग का जो है ना, अब हम लोगों का लास्ट टॉपिक है, लास्ट टॉपिक है, या एक रिजल्ट इस पे और देख लेते हैं, फिर लास्ट टॉपिक हमारा डायरेक्ट टेंजेंट और ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट। इससे पहले एक और देख लेते हैं, है ना, जो यही कर लेते हैं ताकि ज्यादा क्लियरिटी आएगी। देखो क्या है कि मान लो ये क्वाड्रिलेटरल है, ये छोटू सा एक क्वाड्रिलेटरल है, और इसको टच करते हुए एक आप चतुर्भुज लेते हो, है ना, ये ले लिए और ये ले लिए, ठीक है। तो देखो क्या होता है, अगर इसका नाम है ए बी सी और डी, तो यहां से हमारा रिजल्ट आता है कि ए बी, जो आमने सामने के साइड्स है, ए बी प्लस सी डी, ए बी प्लस सी डी हमेशा ही बराबर होगा ए डी प्लस बी सी के, ए डी प्लस बी सी के। समझ लेते हैं कैसे, समझ लेते हैं कैसे। अब आप देखो, ये स्पर्श बिंदु है, ये स्पर्श बिंदु है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, ये एक्सटर्नल पॉइंट है, तो ये बराबर होंगे, ये बराबर होंगे, मान लेता हूं स्मॉल ए और स्मॉल ए, पक्की बात है। फिर एक्सटर्नल पॉइंट और एक्सटर्नल पॉइंट है और ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, तो मान लेते हैं ये बी, तो ये भी बी, पक्की बात है। यही प्रॉपर्टी लगा रहा हूं। इस सी से अगर मान लेते हैं ये स्मॉल सी है तो ये भी स्मॉल सी, ये अगर स्मॉल डी है तो ये भी स्मॉल डी। तो अब देखो ए बी क्या हो जाएगा आपका, ए बी मतलब कैपिटल ए बी मतलब स्मॉल ए प्लस बी, और कैपिटल सी डी मतलब स्मॉल सी प्लस डी, सी प्लस डी बराबर कैपिटल ए डी जो है आपका ए प्लस डी, और कैपिटल बी सी आपका बी प्लस सी, सही है। तो ये क्या हो गया, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी, एक ही चीज है ना, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी, इसको भी रीअरेंज कर दोगे, क्लियर है ना, हैंस प्रूव्ड। तो ये लॉजिक क्लियर हो गया, ठीक है। तो इसी कॉन्सेप्ट पे एक ये रिजल्ट होता है, डायरेक्ट आपके प्रश्न आ जाते हैं इस पे, ठीक है। अब हमारा लास्ट टॉपिक जो है डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट और ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट। तो डायरेक्ट या कॉमन डायरेक्ट टेंजेंट उभयनिष्ठ अनुस्पर्श रेखा, क्लियर है। इस पे डायरेक्ट प्रश्न आते हैं, डायरेक्ट टेंजेंट के कॉन्सेप्ट पे, और ये कॉमन ट्रांसवर्स टेंजेंट, ठीक है। ये होता है आपका उभयनिष्ठ तिर्यक स्पर्श रेखा, ठीक है। तो समझते हैं क्या क्या है। देखो ये मान लो एक सर्किल है, ठीक है, और ये जो है छोटा सा सर्किल है। अब आप डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट का मतलब है कि दोनों सर्किल पे टच करता हुआ जाएगा टेंजेंट, दोनों सर्किल को एक टेंजेंट जो एक ही लाइन है जो दोनों पे टेंजेंट है, दोनों सर्किल पे टेंजेंट है, ठीक है ना। इधर से लोगे तो ऐसे, ठीक है। इसी को आप क्या बोलते हो, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट, ठीक है। अब एग्जाम में प्रश्न आएगा कि आपको सेंटर दे दिया रहता है ना, सेंटर जो है सेंटर दे दिया जाएगा, मतलब दोनों का रेडियस दे दिया जाएगा और दोनों के बीच की दूरी दे दी जाएगी आपको। अब पूछेगा कि लेंथ ऑफ टेंजेंट बताइए, मतलब अगर मान लो ये आपका अगर P है और ये आपका Q है, तो PQ लेंथ पूछता है, दोनों रेडियस दे देता है। ये मान लेते हैं
ये और ये वाली लेंथ आपको डिस्टेंस बिटवीन दी सेंटर्स है ना। ये जो बड़ा वाला ट्रायंगल है उसको मान लो, बड़ा वाला सर्किल है उसका त्रिज्या जो है आर है और छोटे वाले की त्रिज्या स्मॉल आर है ना। और ये डिस्टेंस आपको डी दे देगा, ठीक है। मान लो ये सेंटर ओ है और ये सेंटर ओ डैश है। क्लियर है इतनी बात? तो अब हम लोग फॉर्मूला बनाने की कोशिश करेंगे। पी क्यू की लेंथ क्या आएगी, तो अब समझो पी क्यू की लेंथ के लिए आप क्या करोगे ना, आप यहां से पी क्यू के पैरेलल, इस पॉइंट से पी क्यू के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करो ऐसे, ठीक है। किए, नहीं ये डी के डिस्टेंस के पैरेलल ना, जो दोनों सेंटर्स के बीच की डिस्टेंस है उसके पैरेलल एक लाइन यहां से ड्रॉ करोगे आप, ये चीज सही है। ओ डैश डिस्टेंस बिटवीन दिस सेंटर्स ऑफ दिस टू सर्किल्स, तो ये डी है तो ये भी कितना होगा आपका, डी होगा, सही है ना। और ये चीज क्या होगी, 90 डिग्री। सेंटर से अगर पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट को मिलाते हो तो 90 डिग्री, पक्की बात है। तो ये डी हो गया। मैं अगर पूछूं कि ये कितना आएगा, ये चीज सिर्फ ये इतना, तो देखो ये पूरा कैपिटल आर है, ये पूरा कैपिटल आर है, तो ये चीज कितनी आ जाएगी, आर, देखो कैपिटल आर, और ये कितना है, ये चीज जो है स्मॉल आर है। अगर ये आर है तो ये भी आर, ठीक है ना। पैरेलल बिल्कुल हम लोग ड्रॉ किया गया है, यहां भी ये 90 डिग्री होता है, ठीक है ना, पक्की बात है। तो अब देखो, अब मैं इस ट्रायंगल को जूम करके यहां बनाता हूं। तो जूम करके बनाने पे ये देखो और ये देखो, यही ट्रायंगल है, ये चीज 90 डिग्री है, ये चीज 90 डिग्री है। और ये लेंथ कितनी है, ये अगर पॉइंट P मान लूं मैं, और ओ पी क्यू, ठीक है। और ये लेंथ हमारी r माइनस आर आई थी ना, ये लेंथ हमारी r माइनस आर, तो ये जो है r माइनस आर, ये आपका O है, ठीक है। O नहीं है, ये वाला पॉइंट है, कोई नाम नेमिंग कर लेते हैं, पी क्यू आर एस, मान लो डी है, पी क्यू एस लेते हैं, ठीक है ना। तो मान लो एस है, ये क्यू है, ठीक है। तो पी एस क्यू को ध्यान से देखो, पी एस क्यू को ध्यान से देखो, ये आपका डी है, ये पी क्यू है, ये आर माइनस आर है। तो हाइपोटेनस पता है, ये पता है, पी क्यू निकालना है ना। तो क्या लगा देंगे, पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस जब थ्योरम लगाओगे तो क्या होगा, हाइपोटेनस का स्क्वायर या इन दोनों साइड के स्क्वायर के बराबर। तो पी क्यू स्क्वायर प्लस पी क्यू स्क्वायर प्लस आर माइनस आर का होल स्क्वायर इक्वल टू डी स्क्वायर, पक्की बात है ना। पी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेनस का स्क्वायर। ऑलरेडी हम लोग ट्रायंगल में कई बार इस कॉन्सेप्ट को डिस्कस कर चुके हैं। तो यहां से आपका पी क्यू स्क्वायर क्या आ जाएगा, डी स्क्वायर माइनस ये चीज उठा के अगर उस साइड में जाएगी तो आर माइनस आर का होल स्क्वायर, और स्क्वायर हटाओगे तो रूट बन जाएगा। यही आपका फॉर्मूला होता है ना, कि जो डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट है ना, उसका यही आपका फॉर्मूला होगा। फॉर्मूला क्या होगा, रूट लोगे और जो भी डिस्टेंस बिटवीन दी सेंटर्स दिया हुआ है उसका स्क्वायर माइनस दोनों की जो त्रिज्याओं का अंतर है उसके स्क्वायर के बराबर, ठीक है। अभी आ जाओ कॉमन ट्रांसवर्स टेंजेंट पे। तो इस पे जो है देखो, ये अगर एक सर्किल है और ये अगर एक छोटू सा सर्किल है, तो ट्रांसवर्स का मतलब तिरछी रेखा होनी चाहिए। तो देखो क्या होगा, ये चीज जो है ये चीज ट्रांसवर्स है ना। इधर से अगर देखोगे तो ये वाला जो है लाइन जाएगी ना, ये लाइन ट्रांसवर्स होगी, ठीक है। तो फिर से इसमें आपको ये पूछेगा, पी क्यू पूछेगा, है ना। ये पी है मान लो और ये क्यू है, तो यही लेंथ आपसे पूछेगा। जो ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट है ना, उभयनिष्ठ तिर्यक स्पर्श रेखा है, उसकी डिस्टेंस पूछता है और आपको दोनों का रेडियस दे देगा, दोनों का रेडियस। तो ये लाइन मिलाओ, ठीक है।
ये चीज़ आप जानते हो कि आपकी 90 डिग्री होती है और ये भी जो है आपका 90 डिग्री होगा। पक्की बात है, ठीक है। अब ध्यान से देखो, तो अब ये चीज़ क्या है अपनी डी है, ये चीज़ डी है। और अब देखो मैं क्या करूँगा, मैं अब जो है आप डी के ना या पी क्यू के, ठीक है ये लाइन बढ़ा दी जाए, ठीक है, और पी क्यू के पैरेलल लाइन ले लो, ये देखो, ठीक है। देखो मैंने क्या किया, इस चीज को बढ़ाया, इस चीज को बढ़ाया, मतलब ये चीज आपकी आर है और ये चीज स्मॉल आर है, ये कैपिटल आर है रेडियस है और स्मॉल आर है, बड़े वाले का कैपिटल आर, छोटे वाले का स्मॉल आर। तो देखो ये चीज 90 डिग्री है, ये चीज 90 डिग्री है, ये कैपिटल आर है, तो ये कितना हो जाएगा कैपिटल आर। बात पक्की है। और अगर ये कैपिटल आर हो गया तो ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, आर प्लस आर। इतना पॉइंट क्लियर है, इतना पॉइंट क्लियर है। और ये अपना 90 डिग्री, ठीक है। तो देखो अब ये ट्रायंगल में ये ट्रायंगल जो है और ये पी क्यू है, ये पी क्यू है, तो ये भी लेंथ जो है ना, देखो इधर बना रहा हूं, ये और ये, ठीक है। तो पी क्यू की बराबर ये लेंथ होगी, तो ये अगर इसको भी पी क्यू लिख सकता हूं मैं, ये अगर पी क्यू तो ये भी पी क्यू लिख लेते हैं, पी क्यू सही है ना, क्योंकि दोनों की पैरेलल खींचा गया है, अपोजिट साइड्स बराबर होती है ना, ठीक है। तो पी क्यू हो गया, ये आर प्लस आर हो गया और ये आपका डी है। फिर से लगा दो क्या, पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे तो पी क्यू स्क्वायर प्लस आर का होल स्क्वायर इक्वल टू डी स्क्वायर। क्लियर है। तो यहां से आपका पी क्यू स्क्वायर आ जाएगा डी स्क्वायर माइनस आर प्लस आर का होल स्क्वायर, और रूट हटाओ, स्क्वायर हटाओगे तो रूट, ठीक है। तो ये आपका फॉर्मूला बन जाता है ट्रांसवर्स में। अब दोनों में जरा दोनों कंपेयर करो, ठीक है ना, और देखो क्या डिफरेंस है, बिल्कुल याद करने के पर्पज से। देखो जब डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट होता है तो डी स्क्वायर, यहाँ भी डी स्क्वायर, माइनस माइनस दोनों में फिक्स रहेगा। बस जब डायरेक्ट रहेगा ना तो ब्रैकेट में आर माइनस आर, और जब ट्रांसवर्स रहेगा, तिर्यक रहेगा तो आर प्लस आर, याद रहेगा, यहाँ आर माइनस आर, यहाँ आर प्लस आर, ठीक है। और एक यहीं पे रिजल्ट आता है, एक जो है देखो, एक जो है रिजल्ट आता है अपना, डायरेक्ट का रिजल्ट होता है जो क्वेश्चन में डायरेक्ट आ जाते हैं, क्या कि ये आपका अगर ट्रायंगल है, सर्किल है, और ये मान लो एक दूसरा सर्किल है जो टच कर रहे हैं ना एक दूसरे को, ठीक है। और तो आपसे अगर ये अब इसकी लेंथ पूछता है ना, इसका मतलब क्या है, डिस्टेंस बिटवीन सेंटर्स क्या हो जाएगा इस केस में। देखो इस केस में तो डिस्टेंस बिटवीन अलग अलग है, तो डिस्टेंस बिटवीन सेंटर्स जो है, इसकी रेडियस जोड़ोगे तो ज्यादा ही आएगा, लेकिन इसमें डिस्टेंस वही होगी जो आर प्लस आर होगा, दोनों का रेडियस जोड़ दोगे। तो देखो दोनों का अगर रेडियस जोड़ दोगे तो d इक्वल टू क्या हो गया, यहां से d इक्वल टू क्या हो गया, डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स क्या हो गया, r प्लस आर हो गया। पक्की बात है, r प्लस आर हो गया। तो अब ये फॉर्मूला देखो पी क्यू वाला, मतलब अगर ये p है ये q है, तो पी क्यू स्क्वायर या रूट में ले लो, ये जो है d की जगह क्या लिख दोगे, d की जगह r प्लस आर, का होल स्क्वायर, और ये जो है माइनस आर का होल स्क्वायर। पक्की बात है। तो यहां से आप क्या करोगे, लगाओगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, या इसको ओपन कर लेते हैं, कैपिटल आर स्क्वायर प्लस 2 कैपिटल आर स्मॉल आर, यहां से माइनस कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर और प्लस 2r इंटू आर। अब देखो क्या होगा, ये दोनों इन दोनों से कैंसिल हो जाएंगे, आपका बचा क्या, आपका बचा यहां से रूट 2r और 2r 4r, तो यहां से 4 बाहर लोगे तो 2 रूट r, सही है, 2 रूट
2 रूट कैपिटल आर स्मॉल आर। तो यहां से रिजल्ट आ जाता है कि अगर दो सर्किल टच कर रहे हैं तो उनकी जो कॉमन टेंजेंट का जो लेंथ होगा वो हमेशा ही होगा 2 दोनों का रेडियस के इनटू के बराबर रूट में। याद रहेगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, एग्जाम में कई बार डायरेक्ट आया हुआ है। ठीक है, तो ये सारी बातें थी आपकी सर्किल की। अब जो है ज्योमेट्री हम लोग 100% कंप्लीट कर लिए, लाइंस, एंगल्स, ट्रायंगल्स, क्वाड्रिलेटरल, पॉलीगन और सर्किल। अब आगे क्लासेस में हम लोग एक एक टॉपिक उठाएंगे और प्रश्न लेते चले जाएंगे, है ना। अगर आपने पिछली वीडियोज नहीं देखी हैं तो एक बार आई बटन पे क्लिक करके या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, एक बार सारा रिवीजन कर लेना। तो जो आगे हम लोग प्रश्न करेंगे ना, देखो ज्योमेट्री में क्या है, सारे जो कॉन्सेप्ट्स है ना, एक बार सीखने के बाद उसको प्रश्न में अप्लाई करना होता है। तो जब तक सीखोगे नहीं तब तक अप्लाई नहीं कर पाओगे। तो एक बार अगली वीडियो जो प्रश्न की आएंगे, क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे लास्ट ईयर्स के, उससे पहले ये सारी वीडियोज आप देख डालना। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।